बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक नए चैप्टर को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने उसको बेसिकली स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने उसके बारे में डिटेल में देखना है और उम्मीद है कि आपको उस चैप्टर की अच्छे से समझ आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 आपके पास है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास डिसीजन क्या होते हैं। डिसीजंस आपके फैसले होते हैं, ठीक है। और डिसीजन आप किस लिए करते हैं? जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हों और उन ऑप्शंस में से आपने बेस्ट ऑप्शन को या फिर अपने प्रेफरेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो आप उसके लिए कोई फ़ैसला लेते हैं कि आपने किसको चूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली डिसीजन आपके फ़ैसले होते हैं, ठीक है। और डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में क्या होता है कि हम सी लैंग्वेज की, जैसे कि आपको पता है हम सी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर हमें जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है या डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स करने होते हैं, तो हम वो कैसे करते हैं, किन फंक्शंस के थ्रू करते हैं और क्या सिनेरियो होता है, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इन सब के बारे में हमने आज जो है डिटेल में देखना है। तो बेसिकली हमारे पास जो है टॉपिक वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। बात करनी है हमने कि व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने डिस्क्राइब करना है बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। जब आपने प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो वो कौन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं राइटिंग प्रोग्राम्स के लिए, आपने उनके बारे में जो है उनको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट वन, जो डेफिनेशन है मेन, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है? अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसी स्टेटमेंट जो कि आप यूज़ करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ़्लो को, ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है उसका फ़्लो क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली आपको पता है जो आपकी सी लैंग्वेज है वो आपके डिफरेंट सिंटैक्सिस पे बेस्ड करती है, और सिंटैक्सिस जो हैं वो आपके क्या करते हैं, वो सिंटैक्सिस आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि बताते हैं कि आपने क्या वर्किंग परफॉर्म करनी है, किस तरह करनी है। तो बेसिकली जब आप सी लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो किसी स्टेटमेंट को इस तरह लिखें कि वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ़्लो को कंट्रोल करे। उस स्टेटमेंट को फिर हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर। The control structures in C are used to combine individual instructions into a single logical unit. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हम C में यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ होता है? टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, किसी एक इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करने के लिए, इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, किसके अंदर? एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के अंदर जो है उसको कंबाइन करने के लिए हम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। यानी कि अब आपके पास कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है या एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि जस्ट आप नॉर्मली अपने प्रोग्राम में यूज़ करें फॉर दी सेक ऑफ इंस्ट्रक्शन, और आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए, कमांड देते हुए, सिंटैक्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अगर आप ऐसा करें कि आप उस स्टेटमेंट को किसी लॉजिकल यूनिट के साथ एम्बेड कर दें या उसको कंबाइन कर दें, तो फिर वो आप
किसके थ्रू करते हैं, वो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू करते हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज सी लैंग्वेज आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को जो है सिंगल लॉजिकल यूनिट के अंदर से कंबाइन कर दें, तो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको इस चीज़ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर ने आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। द लॉजिकल यूनिट हैज़ वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। अब लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जिसके अंदर आपका जस्ट वन एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि उसकी एंट्री उसकी एंट्रेंस एक होगी और उसका एग्जिट पॉइंट भी एक होगा, मतलब स्टार्ट और एंड एक ही होगा। उसके अंदर आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए डिफरेंट सिनेरियोस आ सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर आप किसी स्टेटमेंट है जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करती है। और जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो आपके पास इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है आप उसको किसी सिंगल लॉजिकल यूनिट के साथ कंबाइन कर दें, और जो आपका लॉजिकल यूनिट है उसका जस्ट एक एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। The instructions in a program can be organized in 3 kinds of control structure. अब जो हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम 3 तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम लॉजिक। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो प्रोग्राम के लॉजिक है ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद हमने जो है बात करनी है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप जब अपने प्रोग्राम में किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो उसके लिए यूज़ होते हैं। अब हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है उसको स्टडी करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली टाइप आपके पास आती है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस टाइप क्या होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर executes the statements in the same order in which they are written in the program. Sequential structure आपको वर्ड से ही समझ आ रही होगी कि जो सीक्वेंशियल या सीक्वेंस का वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि आप एक तरतीब से नीचे चलते हैं, ठीक है, एक तरतीब को फॉलो करते हैं जो 1 बाय 1 आ रही होती है। आपने उस चीज़ को देखना होता है वन आफ्टर अदर, ठीक है। तो सीक्वेंशियल जो आपके पास होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर वो क्या करता है, द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जो सिंटेक्स या स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ठीक है। और जब हम लाइन बाय लाइन लिखती हैं तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर किस चीज़ को फॉलो करता है कि जो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती है वो सेम ऑर्डर में करते हैं जिस तरह हमने उसको लिखा होता है। यानी कि जो पहली लाइन लिखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकेंड लाइन सेकेंड पे एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड लाइन थर्ड पे एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या करता है कि एग्जीक्यूट करता है आपकी स्टेटमेंट्स को इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में प्रोग्राम को लिखा गया होता है। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। स्टेटमेंट्स को एक के बाद जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं वो एक के बाद दूसरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, वन आफ्टर अदर, मतलब पहले एक होगी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वन आफ्टर अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो तमाम स्टेटमेंट्स आपकी लास्ट पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं प्रोग्राम्स की। इट मीन्स नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। और फिर इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होती, क्योंकि वन आफ्टर अदर जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है और हर स्टेटमेंट जस्ट वन टाइम में एग्जीक्यूट होती है। कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती है जो कि 2 टाइम्स में एग्जीक्यूट हो जाए।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स 2 numbers and displays average on screen. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है जिसने 2 नंबर ज़्यादा इनपुट लिए और उसकी एवरेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर यूज़र ने एज इनपुट लिए है और उसकी जो एवरेज है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। द प्रोग्राम यूजेस 2 स्टेटमेंट्स टू इनपुट नंबर्स। अब जो प्रोग्राम है वो 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ करेगा इनपुट नंबर्स को इनपुट लेने के लिए और 1 स्टेटमेंट को यूज़ करेगा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स होगी? 3 स्टेटमेंट्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सिचुएशन आपकी कि आपका एक प्रोग्राम है जो कि 2 नंबर्स एज ए इनपुट ले रहा है और उसकी एवरेज शो करवा रहा है स्क्रीन के ऊपर, और उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 स्टेटमेंट्स उनसे वो आपके इनपुट नंबर्स को इनपुट लेने के लिए यूज़ होगी और एक स्टेटमेंट आपकी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। एंड 1 स्टेटमेंट टू डिस्प्ले एवरेज नंबर, और एक स्टेटमेंट आप किस लिए यूज़ करेंगे? वो जो एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। दी स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वंस इन अ सीक्वेंस। अब ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है एक सीक्वेंस में जो है फॉलो करेंगी, एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगी, वन आफ्टर अदर स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट जो उनसी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी दूसरी बाद में होगी, बल्कि सीक्वेंस के साथ चलेगी और हर स्टेटमेंट वन टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, वंस इन अ सीक्वेंस। ठीक है, इन एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो जब हम लोग उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में इसका थोड़ोली इसको देखते हैं तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह आते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, देन स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करती हैं, वन आफ्टर अदर, जिस ऑर्डर में उन स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में लिखा जाता है, और हर स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है वो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जिस सीक्वेंस में हम उनको लिखते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि तमाम स्टेटमेंट्स आपकी प्रोग्राम्स में एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती हैं और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बाकी नहीं बचती जो कि स्किप हो गई हो। ठीक है, हर स्टेटमेंट वन टाइम पे इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट मस्ट होती है। आपने एग्जांपल देखी कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने 2 नंबर एज एन इनपुट यूज़र से लिए हैं और उसकी एवरेज को स्क्रीन पे शो करवाया है। अब जो आपके पास प्रोग्राम है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स आपकी यूज़ होंगी फॉर इनपुट नंबर्स, क्योंकि आपके पास 2 नंबर्स हैं तो 2 स्टेटमेंट्स आपके इनपुट नंबर्स के लिए यूज़ होगी। एक स्टेटमेंट आपकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगी और एक स्टेटमेंट आपकी यूज़ होगी एवरेज जो आपने कैलकुलेट कर लिया उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। तब इसके लिए आपने 4 स्टेटमेंट्स को यूज़ किया है और ये तमाम 4 की 4 स्टेटमेंट जो है आपकी एक सीक्वेंस की फॉर्म में एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम के अंदर। और जब हम इसके फ्लो को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। जिस सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उस हिसाब से उन्होंने एग्जीक्यूट होना है। तो ये था बेसिकली आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट टाइप है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपकी तमाम स्टेटमेंट्स उनसी हैं सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करती हैं वन आफ्टर अदर, जिस ऑर्डर में उनको प्रोग्राम में राइट किया जाता है। उसके बाद आपके पास आती है सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है आपके पास सिलेक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब इसका काम क्या होता है? द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको हमने अपनी मर्जी से पिक करना होता है। ठीक है, सिलेक्ट करना होता है, पिक करना होता है। जिस तरह आपके पास MCQs होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर से आपने वन को पिक करना होता है, वन को सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, ये उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि किसी कंडीशन पे बेस कर रही हूँ। ठीक है, अगर तो वो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो उसने एग्जीक्यूट करवाना है, अगर तो कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे तो उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तो बेसिकली आपके पास जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, वो एग्जीक्यूट करती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को या ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो कि किसी कंडीशन पे या पे बेस करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट
इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट की, तो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देना है। एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, और उस टाइम पे अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो इसने स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम दो और नेम से जो है जानते हैं। एक कहते हैं हम लोग इसको मज़ीद डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हम डिसीजंस बना रहे होते हैं, डिसीजंस कर रहे होते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसको रन कराएंगे, अगर नहीं ट्रू होती तो आप इसको इग्नोर करेंगे। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है कंडीशनल स्ट्रक्चर का, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशन, इट्स एग्जीक्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कंडीशन। जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, वो किसी ना किसी कंडीशन पे बेस करती है। तो अब आपके पास क्या है कि उस कंडीशन को देखते हुए आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है स्टेटमेंट्स की। अगर आपकी कंडीशंस कौन सी हैं, वो स्टेटमेंट को फुलफ़िल कर रही हैं, वो स्टेटमेंट को ट्रू बना रही हैं, तो आपने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपकी स्टेटमेंट्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स है, वो स्टेटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रही, तो आपने उस स्टेटमेंट को इग्नोर करना है। तो ये है आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आप इसे कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। जैसे आपके पास आती है एक इफ़ स्टेटमेंट, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, और एक आती है आपके पास फोर्थ वन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी आपने दो तरह की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखे। एक आपके पास है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें वन आफ्टर अदर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, और हर स्टेटमेंट वंस अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है। एक प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट ने एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करना है, इसलिए कोई स्टेटमेंट आपकी स्किप नहीं होती। नॉर्मली हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के जितने भी फंक्शंस देखे हमने सॉरी प्रोग्राम की जितने भी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स देखे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो बेसिक जोन से हैं, उसके अंदर हम तकरीबन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी हर स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वन टाइम जस्ट एग्जीक्यूट हो रही थी, और कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी जो कि स्किप हो रही है। उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट जो आपकी एग्जीक्यूट करती है वो सेट ऑफ उन स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराती है जो कि किसी कंडीशन पे बेस करते हैं। अगर आपकी कंडीशन स्टेटमेंट्स को फुलफ़िल करती है तो वो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएगी। आपकी जो कंडीशन है वो अगर जो है ट्रू रिजल्ट जनरेट करते हैं तो आप उन कंडीशंस की बेस पे अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और अगर आपकी कंडीशन जो है आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करती, वो फॉल्स जनरेट करती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन भी नहीं होती। आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो उनसे होते हैं, इनको हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, हम इन्हें कंडीशनल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इस तरह के हम लोग इसके अंदर डिसीजंस करने होते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या नहीं। और कंडीशन स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स एग्जीक्यूशन इज बेस्ड ऑन कंडीशन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर। और ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर के दूसरे दो नाम हैं। तो बेसिकली आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर चार तरह के आपके पास जो है सी जो आपको प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, वो चार तरह के हैं, चार टाइप्स आपको जो सी प्रोग्राम जो आपको प्रोवाइड करता है, सी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है। एक होती है आपके पास इफ़ स्टेटमेंट, एक होती है आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक होती है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, और लास्ट वन होती है आपके पास स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे हम मजीद वीडियोज़ के अंदर। तो बेसिकली हम इसकी ना एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल में सपोज द प्रोग्राम इनपुट्स the marks of a student and displays pass if the student gets 40 or more than 40 marks। सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में क्या है कि यूज़र इनपुट देगा, ठीक है, किसकी इनपुट देगा, स्टूडेंट के मार्क्स की इनपुट लेगा और डिस्प्ले करवाएगा पास को इफ़ स्टूडेंट के जो उनसे मार्क्स हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हों। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर यूज़र से इनपुट ली है स्टूडेंट मार्क्स की इनपुट लिया यूज़र से, और यूज़र ने और हमने डिस्प्ले करवाया पास को। अगर तो यूज़र 40 या 40 से प्लस मार्क्स लेता है ना इनपुट में, तो उसको शो करवाया जाएगा, डिस्प्ले करवाया जाएगा स्क्रीन पे पास। इट डिस्प्लेस फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40। और ये 40 से अगर नीचे मार्क्स को इनपुट देता है तो डिस्प्ले करवाया जाएगा फॉल्स को।
द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज, और प्रोग्राम जो सा होगा वो क्या करेगा, वो मार्क्स को चेक करेगा मैसेज डिस्प्ले करने से पहले, यानी कि पास और फेल डिस्प्ले करने से पहले पहले क्या चेक करेगा, मार्क्स को चेक करेगा। अगर तो 40 या 40 से ज़्यादा हुए तो पास को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, और अगर 40 से कम होते हैं मार्क्स तो फेल को डिस्प्ले करवाएगा। दिस प्रोसेस इज नाउन एज डिसीजन मेकिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एक कंडीशन है जिसमें ट्रू और फॉल्स है। लेट सपोज आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए, अगर तो आपके मार्क्स आते हैं लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 तो आपकी कंडीशन ट्रू शो होगी। अगर मार्क्स आते हैं आपके पास ये नहीं आते, इसका मतलब सेकंड केस आता है आपके पास लेस देन 40 तो आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न होगी। तो बेसिकली ये आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक और टाइप नंबर 3 जिसको हम कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स अब कौन से होते हैं? रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये आपके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है रिपीटेडली, मतलब बार बार, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमें उसको रिपीट करना होता है या फिर उसको गिवन करते हैं कितने टाइम्स के लिए वो अपने स्टेटमेंट्स को रिपीट करे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट, इस स्ट्रक्चर, इस एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रेपिटेडली गिवन या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप। इसको हम दो और नेम से भी जो है नाउ करते हैं इसको। एक होता है आइट्रेशन स्ट्रक्चर और एक होता है लूप। आइट्रेशन का मतलब ये होता है रिपीटेशन, और लूप का मतलब, लूप इसलिए कहते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग और एंड है वो सेम होता है। लूप मतलब बार बार रिपीट होना। अब लूप जो होता है वो आपकी एक रिंग की फॉर्म में होती है, उसमें बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। दैट इज़ बाय रेपिटेशन स्ट्रक्चर को जो है आइट्रेशन स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। अब लूप में सी लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप है जिसको आप स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास पहले आता है वाइल लूप, एक आता है आपके पास डू वाइल लूप और एक आता है आपके पास फॉर लूप, ठीक है। 3 तरह के लूप जो हैं आप इसके अंदर देखते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें केस समझ लेते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। तो एग्जांपल में सबसे पहले सपोज द यूज़र नीड्स टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसने प्रोग्राम लिखा है और वो चाहता है कि स्क्रीन पे एक मैसेज को 100 टाइम्स डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। और मैसेज क्या है आपके पास, मैसेज है आपके पास आई लव पाकिस्तान। अब यूज़र चाहता है कि मैं प्रोग्राम के थ्रू आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स डिस्प्ले करवाऊँ। अब यूज़र आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स लिखने बैठे तो उसका तो पूरा दिन ज़ाया होगा, और उसके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी इवन के 100+ यूज़ होंगी, और इतना टाइम टेकिंग जो एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस सब के बड़े अगर यूज़र उसको एक लूप की फॉर्म में लगा दे कि ताकि ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती रहे 100 टाइम्स, तो ये उसके लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो हमने पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप पढ़ी जिसके अंदर हमने कहा था कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं वो वन आफ्टर अदर जो है एग्जीक्यूट करती है, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो कोई भी स्टेटमेंट आपकी स्किप नहीं होती, और तमाम स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करती हैं, स्किप नहीं होती, और तमाम स्टेटमेंट वन आफ्टर अदर एग्जीक्यूट होती हैं। अगर आप सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को लिखते हैं तो इट विल टेक टू मच टाइम। अब 100 टाइम्स आपने 100 तो ये हो गई कि आपने इसकी 100 टाइम्स आई लव पाकिस्तान लिखना है, उसके बाद इसने एग्जीक्यूशन लेते हुए अलग टाइम लगाना है। तो बेसिकली इस सब से बचने के लिए आप क्या करते हैं, हाउएवर इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर। आप इस सब से बचने के लिए क्या करते हैं, आप रेपिटेशन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जिसने क्या करना होता है, जिसने रिपीटेशन के थ्रू
100 टाइम्स उस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को स्क्रीन पे शो करवाना है एज अ रिज़ल्ट। तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजनेस हो जाएगी, इसके अंदर आपको ईजी फील होगा कि आप 100 टाइम्स सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बजाय रेपिटेशन स्ट्रक्चर या फिर लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएं। अ सिंगल लूप स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले द मैसेज फॉर 100 टाइम्स। और जब आप सिंगल एक लूप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं ना, एक सिंगल लूप स्टेटमेंट को, तो आप अपने मैसेज को जो भी आपके पास आई लव पाकिस्तान वो 100 टाइम्स डिस्प्ले करवा सकते हैं जस्ट एक स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। बजाय ये कि आप 100 टाइम्स उस स्टेटमेंट को सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखें, आप जस्ट एक स्टेटमेंट लिखें, उसको 100 टाइम्स रिपीट करवा दें। और किसके थ्रू करवाएंगे आप? रेपिटेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर या फिर आइटरेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को देखें तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपके पास जो कंडीशन होती है वो ट्रू और फॉल्स पे बेस करती है। अगर तो आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती रहती है, लेकिन और एग्जीक्यूट एक स्टेटमेंट की आपने दोबारा ऊपर आई कंडीशन भी ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन लगाती हूँ कि मेरी जो स्टेटमेंट आई लव पाकिस्तान ये 100 टाइम्स डिस्प्ले हो, तो मैं कह देती हूँ अप टू 100। अभी 100 टाइम्स ये लूप चल के दोबारा 100 देखा, उसमें कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट को शो करवा दिया आई लव पाकिस्तान, दोबारा ऊपर है कंडीशन ट्रू है, दोबारा स्टेटमेंट को शो करवा दिया, दोबारा ऊपर है कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट को शो करवा दिया। ये बेसिकली चलता चलता 100 तक आ गया। लेकिन मैंने 100 तक कंडीशन दी थी, जब मेरे पास वो वैल्यू 101 पे चली गई तो कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, और फॉल्स होने के बाद वो क्या करेगा, इस लूप स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपके पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसे हम आइटरेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं आपके पास होता है डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या था, जिसने आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। अब सी लैंग्वेज आपको डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी देती है, जिसमें आपके पास सबसे पहला आता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसने वन आफ्टर अदर आपके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। और कोई भी स्टेटमेंट आपकी स्किप नहीं होती, तमाम स्टेटमेंट्स आपकी वन सेट इन अ प्रोग्राम ज़रूर एग्जीक्यूट करती हैं। उसके बाद आता है आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने इसके अंदर कंडीशंस की बेस पे अपने स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट करवाना होता है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट कंडीशन की बेस पे ट्रू रिजल्ट जनरेट करती है तो आपने स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करवाना है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर आप उस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं। और उसके लिए आपको जो सी लैंग्वेज है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। आपके पास जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है इसको 2 वर्ड से भी हम इसको कॉल करते हैं, एक होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और एक होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखी रेपिटेशन स्ट्रक्चर को। हमने देखा रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें आप रेपिटेशन करते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं या उसको शो करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, उसको रिपीटेडली टाइम उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। और उस केस में क्या होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है आप उसको बजाय सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स को मैनी टाइम्स लिखें, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपकी कंपाइलर के ऊपर लोड भी पड़ेगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट होगा। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक स्टेटमेंट रेपिटेशन स्टेटमेंट को लिखें और उस स्टेटमेंट को जितने टाइम्स आपने इसको रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, उतने टाइम्स के लिए आप इसको शो करवा दें। जस्ट एक स्टेटमेंट में आपका सारा काम हो जाता है। और इसके लिए रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम 2 और नेम से भी कॉल करते हैं, एक होता है आइटरेशन स्ट्रक्चर और एक होता है आपके पास लूप स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में। और रेपिटेशन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास एक आता है वाइल लूप, एक आता है हमारे पास डू वाइल लूप और एक आता है हमारे पास फॉर लूप। ये तीनों लूप जो से आपके रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सी लैंग्वेज जो है बेसिकली आपके वर्किंग को ईज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटेट करती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की वजह से आपकी जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन है वो जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। अगर आप स्टेटमेंट को लिखने बैठे हैं, डिफरेंट कंडीशंस को फॉलो करते हैं, हर स्टेटमेंट को फिर आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो इससे बेहतर है कि आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप अपने प्रोग्राम को प्रिसाइज भी कर सकते हैं
और अपने प्रोग्राम की जो है एफिशिएंसी वो भी बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।